चलिए, अब प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन? यस सर। ठीक है। तो फोरियर सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। फोरियर सीरीज क्या है कि हम किसी पीरियोडिक फंक्शन को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में यानी कि साइन और कोसाइन के फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक किसी भी फंक्शन को आप साइन और कोसाइन वेव की मल्टीपल वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। क्या दिया था? कि स्क्वायर वेव का एग्जांपल दिया था। अगर हमें ये स्क्वायर वेव चाहिए तो हम उसको मल्टीपल, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साइन वेव है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमने ट्रिपल कर दी तो ये वेव आ गई। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये इस तरह की शेप आने लगेगी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, और इसमें फ्रीक्वेंसी की वेव बढ़ाते ऐड करते चले गए, साइन वेव, तो ये वेव हमारी बिल्कुल स्क्वायर वेव की तरह बनती चली गई। और फाइनली जब हम मल्टीपल सीरीज ऑफ साइन वेव इसमें ऐड करते चले जाएंगे हायर फ्रीक्वेंसी की, तो आपको एग्जैक्टली स्क्वायर वेव मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बाकी वेव्स को भी लेके आ सकते हो कि भाई कैसे हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो वही हम फोरियर सीरीज में सीखते हैं, बट ये सब हमारी पीरियोडिक सिग्नल के लिए होती है। अच्छा, बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज की। ये भी मैंने आपको बताया था। फोरियर सीरीज की जो एग्जिस्टेंस की कंडीशन है, ये डिरिचलेट कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी। यही कंडीशंस रहेंगी हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, आपसे अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आप सेम कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे, कोई चेंजेस उसमें नहीं होंगे। जो फोरियर सीरीज के लिए होगा एज इट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज करेंगे। ठीक है, दो तरह की फोरियर सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्रिक में आप जो सीरीज एक्सपेंड करते हो वो साइन और कोसाइन के फंक्शन की फॉर्म में करते हैं, और एक्सपोनेंशियल में जो हम करते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में उसको एक्सपेंड करते हैं सीरीज को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये कॉन्स्टेंट्स आते हैं आपके सीरीज में, ए नॉट, ए एन और बी एन, इनकी ये डेफिनेशन है। ठीक, और इसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल लिए थे, कुछ कंडीशन ली थी, सिमेट्रिक इफेक्ट लिया था, तो ये न्यूमेरिकल तो हमने कर लिए थे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज हमने कर ली थी। ठीक है, इसमें जो हमारे कांस्टेंट आए थे सी नॉट और सी एन। सी नॉट तो एग्जैक्टली ए नॉट के इक्वल होता है, ठीक है, जो हमारे पास पहले था ट्रिग्नोमेट्रिक में। और जो सी एन है हमारे पास, वो हम कैलकुलेट करके ले आते हैं 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t f t माइनस जे एन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो ये सारी चीजें हमारी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में थी। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल लिए थे। इस एग्जांपल को हमने देखा था, इसमें हमने सी नॉट निकाला था, फिर सी एन निकाला था। ठीक है, ये एग्जांपल भी आपने किया था, इसमें भी हमने पहले सी नॉट निकाला और फिर सी एन को कैलकुलेट किया था। ठीक है, जब अगर आपको सीरीज एक्सपेंड करनी है तो सीरीज एक्सपेंड करते हुए आप यही करेंगे, प्लस सी नॉट रखेंगे, सी नॉट प्लस एन की वैल्यू 1 रख के दूसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर एन की वैल्यू 2 रख के तीसरी वैल्यू आ जाएगी। माइनस से शुरू करना चाहते हो माइनस से शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये जो सीरीज होती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो आप इसमें माइनस की वैल्यू भी रखते हैं, प्लस की वैल्यू भी रखते हैं। अगर आप देखें, जब हम एक्सपोनेंशियल सीरीज को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, तो हमारी जो सीरीज है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है सीरीज का, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी कि आप एन की वैल्यू को माइनस से रखना शुरू करेंगे और सी की वैल्यू को 0 भी रखेंगे जो आपने पहले कैलकुलेट की हुई होगी, और फिर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे। तो अगर कभी आपको सीरीज एक्सपेंड भी करनी पड़े तो आप क्या करेंगे, उसमें 3 वैल्यू तो आप ले लीजिए नेगेटिव, 3 पॉजिटिव और 1 वैल्यू 0 वाली। तो कुल मिला के 6-7 वैल्यू, या फिर 5 वैल्यू ले लीजिए, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने किया था। एक ये वाला एग्जांपल और देखना चाहो तो देख सकते हो, शायद ये किया नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है ये आपको पता करना है। तो इसका टाइम पीरियड हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो पहला मैक्सिमम है, ये जो पहला मैक्सिमम है इस वेव का, ये यहाँ है। इसके बाद ट्रैक करिए आपके दूसरा मैक्सिमम इस वेव का कहाँ पर आपको मिल रहा है। तो देखिए इसका जो दूसरा मैक्सिमम आपको मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, और यहाँ कितना टाइम पीरियड है 10। तो एक मैक्सिमम से दूसरे मैक्सिमम के बीच में जो टाइम पीरियड है वो 10 है, यानी कि इसका जो टी हो गया वो टी हो गया, सॉरी 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो 2 पाई अपॉन टी करके, तो टी की वैल्यू 10 रखेंगे तो पाई बाई 5 आ जाएगा। अब ये एक सर ये हाफ, समझ में नहीं आया 10 कैसे आई सर। देखो जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो किसी एक इंस्टेंट को ट्रैक करते हैं। इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने वेव फॉर्म की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए जो फिक्स हो। जैसे हमने वेव फॉर्म ले लिया कि वेव फॉर्म स्टार्ट कहाँ से हुई, ठीक है, या हमने ले लिया कि वेव फॉर्म की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ठीक है, या हमने देख लिया कि वेव फॉर्म 0 कहाँ पे जाके हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है। ठीक है, कोई भी चीज आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं कि 0 पे ये वैल्यू मैक्सिमम है,
ये तो सब समझ में आ रहा है कि जब t इक्वल्स टू 0 है तब हमारी ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है। अब आप ये देख लो कि अगली बार ये मैक्सिमम वैल्यू आपको कितने टाइम बाद मिलेगी। तो जब हम इधर बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ कहीं मैक्सिमम नहीं मिल रही है, ये मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, 10 पे जाके मिल रही है। देखो 10 पे जाके ये फिर से मैक्सिमम मिल रही है। तो एक मैक्सिमम पॉइंट से दूसरे मैक्सिमम पॉइंट के बीच जाने में जो टाइम लगा वो था 10 सेकेंड। तो इसलिए हमारा टाइम पीरियड जो हो गया वो 10 सेकेंड का हो गया। अगर आप इसको इधर भी देखें पीछे की तरफ, तो इसके और इससे पहले जो मैक्सिमम था ये वाला, वहां भी देखो -10 है, तो यहाँ तक भी 10 सेकेंड लगी थी। -10 से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड लगे। तो आपका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 10 सेकेंड का रहेगा। ठीक है, अब आप समझ में आया? समझ में आया अभी जिसको डाउट आ रहा था? यस सर, आगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको कि अब आपको इसकी वेव फॉर्म की इक्वेशन लिखनी होती है। ठीक है, तो वेव फॉर्म की इक्वेशन आपने लिखी, क्या इक्वेशन होगी? ये जो वेव है, जो वेव आपकी वाई एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्री शो कर रही है, ये एक कोसाइन वेव को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप कोसाइन वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो उससे यही वेव फॉर्म आएगी। बस दिक्कत क्या है कि इसमें आपकी जो नेगेटिव साइकिल है वो मिसिंग है। जो नेगेटिव साइकिल है वो आपकी मिसिंग है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इस वेव को डिफाइन कर देते हैं कि कहां से कहां तक, कि भाई -π/2 से π/2 तक तो ये साइन वेव है, और π/2 से नेक्स्ट π/2 के बीच में जो है ये हमारी क्या है, 0 है। ठीक, और ये हमें कर देना है। तो आप इसको डिफाइन करेंगे xt इक्वल्स टू cos t। एक सेकेंड, xt इक्वल्स टू cos t, ये हमने डिफाइन कर दिया कि भाई cos t आ गया हमारे पास। ये कोसाइन वेव की इक्वेशन आ गई। सारी सब जगह कोसाइन वेव ही है, बस जहां पर 0 है उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको -π/2 से लिया साइकिल को, यहां से हमने लिया, ठीक है, और यहां तक हमने वेव फॉर्म ली। ठीक है, यहां तक वेव फॉर्म ली। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में तो ये कोसाइन वेव है, और π/2 से आगे ये 0 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, -π/2 से π/2 तक इसको लिया और इसकी इक्वेशन लिख दी cos t। सिंपल इक्वेशन है cos t, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब आप C0 निकाल देंगे, तो C0 इक्वल्स हो जाएगा 1/t। आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया -π/2 से π/2 तक। इसको मत देखो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। अब लिमिट देखो बस अपनी, कहां से कहां तक रखनी थी, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, 1/t यानी कि 1/10, और xt को हमने कितना रख दिया, cos t। अब cos t का इंटीग्रेशन कर दीजिए सिंपली, तो यह आ जाएगा sin t। इसमें आप लिमिट रख दीजिए -π/2 से π/2 तक। इसको सब सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C0। इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? क्लियर, आगे बढ़े? ठीक है, तो अब हम Cn कैलकुलेट करते हैं। Cn क्या था आपका, ये भी 1/t इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 तक, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा हम ले पूरी साइकिल के ले रहे हैं, बस π/2 से अगली जो वैल्यू है ये हमारी 0 है, तो इसलिए हम इस लिमिट को लिख नहीं रहे हैं। लिखने की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि ये हमारी वैल्यू जो है ये 0 है। तो हम इसलिए लिमिट केवल π/2 से π/2 तक ले रहे हैं। तो यहाँ भी हमने यही किया है, π/2 से π/2 तक अपनी लिमिट ली, cos t इंटू e⁻j⍵nt dt। ठीक है, तो अब ये लिमिट हो गई आपकी। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, या इसको आप क्या किया इन्होंने, हाँ, इसको cos t को आपने उसमें ब्रेक कर लिया e की पावर में। ठीक है, e की पावर वाला जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हमने इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट लिख लेते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला आपने यूज किया था पहले भी, मैं आपको दिखा देता हूँ कभी कंफ्यूजन हो। ये वाला फॉर्मूला था cos ω t कितना होता है, e की पावर j⍵t प्लस e की पावर -j⍵t/2। ठीक है, तो ये cos t है, तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से रह गया यहाँ पे, तो इसको आप एक पॉइंट मोर बढ़ा सकते हो कि cos t को हम लिख सकते हैं e की पावर t प्लस e की पावर -t/2। तो अपॉन 2 जो आएगा आपका वो तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में पहुंच गया, 20 हो गया 10 का, और ऊपर जो है वो e की पावर के साथ में ऐड हो जाएगा, तो e की पावर jt 1 माइनस n ओमेगा नॉट। ठीक है, इधर आ जाएगा प्लस आ जाएगा, एक जगह प्लस आ जाएगा, एक जगह माइनस आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है एक्सपोनेंशियल टर्म का। आप क्या करेंगे, इसको एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस
फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दो को अलग एक्सक्यूज मी सर, अलग। हाँ बेटा। सर जो हमारा कॉस्ट ही था सर, उसे ई की पावर टी तो लिखेंगे, ई की पावर जे टी थोड़ी लिखे सर। हाँ। तो सर ये जे टी कैसे कॉमन आया सर? ई की पावर जे टी कैसे को मना, रुक जाओ मैं देखता हूँ बेटा, अभी एक मिनट रुक जाओ। ये ई की पावर टी लिखेंगे हम, ई की पावर जे टी कॉमन ले लिया गया, ठीक है। तो ई की पावर, नहीं यार ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो लिया जाता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिया जाता है ना। देखो ये ई की पावर एन ओमेगा टी है ना, एन ओमेगा टी को आप जे एन ओमेगा टी की फॉर्म में तो लिखोगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जाता है। कॉस ए टी जो होगा तो ई की पावर माइनस जे इंटू ए टी होगा, और ई की पावर जे इंटू प्लस का ए टी होगा। फॉर्मूले में जे आता है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो। सर जो ये जे है वो आयोटा की जगह है, मतलब हाँ हाँ आयोटा, इमेजिनरी और पार्ट। हाँ बिल्कुल 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 वही वही जे है ये, जे ओ इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन। जे जो यस होता है, सर, जो आप अंडर रूट माइनस वन को लेते हैं ना, तो ये वही जे है, ठीक है। तो ये जे टी को आपने कॉमन ले लिया यहाँ से। मतलब अभी तक आपकी सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, बस आपको केवल कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि कॉस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इंटीग्रेट करते हो ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो इंटीग्रेशन कंपेरेटिवली इजी होता है। अगर आप साइन और कॉस का करते हो तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी यूज करनी पड़ती है, कई बार डिवीजन का भी आता है। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हो तो मल्टीप्लिकेशन करते ही पावर ऐड हो जाती है और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वो फंक्शन एक ही फंक्शन बन जाता है। तो उसको सॉल्व करना कंपेरेटिवली इजी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं अभी। तो ये फंक्शन आ जाएगा। अब तो कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये चीज आगे बिल्कुल आपने क्या किया, इसको यहाँ पे जब इंटीग्रेट किया तो ये फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, बस इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस एन ओमेगा नॉट। तो देखिए ये आ गया वन अपॉन वन माइनस एन ओमेगा नॉट, और ये यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, बस प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस आएगा दोनों का करते हुए। तो लिमिट पुट करने के बाद ये वैल्यूज आ जाएंगी, इधर ये वाली आएगी पहले फंक्शन में, दूसरे फंक्शन में ये वैल्यूज आएंगी। इसके बाद भी आप क्या कर लेंगे इसको सॉल्व करना है, अब तो कुछ इसमें है नहीं, आप सॉल्व करते चले जाइए, ठीक है। यहाँ से ये इसको सॉल्व किया तो ई की पावर माइनस, ये आपका वो बन जाएगा फॉर्मूला। ये इसमें आप क्या करिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन का, ठीक है। इस साइन की वैल्यू आ जाएगी कि साइन पाई बाई टू वन माइनस एन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ये वाला साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ पे माइनस आ रहा है साइन, और जहां पे साइन प्लस आएगा वो बन जाता है कॉस का, तो यहाँ भी माइनस ही आ रहा है तो ये भी साइन का ही बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों साइन के फॉर्मूले बन जाएंगे। चूंकि हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये तो बन जाएगी आपकी साइन की टर्म, और इस 2 से हम क्या करेंगे, इस 20 को काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये 1/10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पूरा फंक्शन है ये साइन की टर्म में बन के आ जाएगा। अब ये साइन है कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। ये बन गया 2 साइन थीटा का फॉर्मूला, और तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। बाकी इसको सॉल्व कर लेना एक बार, न्यूमेरिकल्स को बेटा आप घर पे जरूर सॉल्व कर ले, जितने भी मैं आपको प्रेजेंटेशन दिया तो शायद शेयर कर दी होंगी, नहीं तो आज शाम तक सारे कुछ शेयर हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है। अगर नहीं होगा तो वैसे मैंने किया हुआ है शायद ये वाला पार्ट यहाँ तक। तो न्यूमेरिकल्स आप लोग अपने से ट्राई जरूर कर लें, क्योंकि असली प्रॉब्लम तभी पता चलेगी जब आप खुद करेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी दिन जब आप कहोगे, आपके रिक्वेस्ट पे हम लोग एक डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है, जिस दिन आपके डाउट्स होंगे, और उसके डाउट्स ये सबसे टफ यूनिट आप ये समझ के चलिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म में सबसे ज्यादा दिक्कत रहेंगी आपको। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म को और लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप घर पे अच्छे से रिवाइज करना सब लोग, तभी ये चीज क्लियर होंगी। चलिए आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने वाले थे, ये सब तो पहले हो चुका था। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम क्या है बेसिकली, आप इसको समझिए पहले। फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज क्यों करते हैं, अगर आपको एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है आपके पास, उसको अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है। तो यही चीज हमने लाप्लास में भी की थी, ठीक है, यही चीज हम फोरियर में भी करेंगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म का काम लगभग लगभग एक ही है। अच्छा, दोनों में फोरियर सीरीज हमने एक्सपेंड की थी अभी, फोरियर सीरीज में, और कई बार फोरियर ट्रांसफॉर्म में सिमिलरिटी पूछी जाती है कि भाई
क्या है, फोरियर सीरीज हमने पहले यूज की और फोरियर ट्रांसफॉर्म अब यूज कर रहे हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक सीरीज ही है, अगर आप देखोगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी एक सीरीज है। भाई इंफिनिटी से इंफिनिटी तक आप डिफाइन कर रहे हो अगर किसी चीज को, तो इसका मतलब वो सीरीज है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है क्या, क्यों हमने फोरियर सीरीज यूज की, फिर हम क्यों फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फोरियर सीरीज का अपग्रेडेशन है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी ने इधर उधर ध्यान है, केवल ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये पॉइंट दोबारा डिस्कस नहीं होंगे, ठीक है। बहुत छोटी चीज है, कहीं लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि फोरियर सीरीज आप पीरियोडिक सिग्नल की निकालते हो, यानी कि एक ऐसे सिग्नल की फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करते हो जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। लेकिन अगर सिग्नल अपीरियोडिक है, पीरियड उसका नहीं है फिक्स, ठीक है, अपीरियोडिक सिग्नल अगर है आपके पास, जैसे एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया, ठीक है। अब ऐसे सिग्नल की अगर आपको फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम नहीं कर सकते। हमने जितने भी सिग्नल अभी तक पढ़े हैं जो हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सभी हमारे कैसे थे, पीरियोडिक सिग्नल थे। अगर हमें अपीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करना हो फोरियर सीरीज से, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म का यूज किया। फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम पीरियोडिक सिग्नल एज वेल एज अपीरियोडिक सिग्नल को भी फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब ऐसा करते कैसे हैं, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं कि अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि जो पीरियोडिक सिग्नल है उसका पीरियड सपोज टी है, ठीक। लेकिन अगर कोई एक अपीरियोडिक सिग्नल है तो हम ये तो कह रहे हैं कि ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कब रिपीट हो रहा है, ये तो बढ़ता चला जा रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक अपीरियोडिक सिग्नल जो है वो एक तरह से पीरियोडिक सिग्नल ही है, लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी है। आप समझिए बात को, कि पहले टाइम पीरियड फिक्स था, 10 सेकंड बाद रिपीट हो रही है, 5 सेकंड बाद रिपीट हो रही है। लेकिन हम इन्फिनिटी टाइम बाद थोड़ी कह सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, अपीरियोडिक सिग्नल के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया जाता है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी टाइम बाद कभी तो जाके वेव रिपीट कर रही होगी अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक अपीरियोडिक सिग्नल जो है वो भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, लेकिन उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। लैंग्वेज को हमने चेंज कर दिया, हम पीरियोडिक सिग्नल को भी पीरियोडिक सिग्नल बोल रहे हैं विद ए टाइम पीरियड ऑफ इन्फिनिटी टाइम। बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा बताओ। आगे सर। आ गई ना? यस सर। हमने क्या किया, हम दोनों तरह के सिग्नल को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीरियोडिक को भी अपीरियोडिक की। बस फर्स्ट केवल हमने इतना मान लिया कि जो हमारा अपीरियोडिक सिग्नल है उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी है। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, आप जो स्पेक्ट्रम बनाते, हमारे यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज थी ये सब क्या थी, एन ओमेगा टी, ये दिखाई दे रहा है, एन ओमेगा टी, ठीक है। अगर मुझे इसका स्पेक्ट्रम बनाना हो एक्स टी का, तो स्पेक्ट्रम में मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू को 1 रखूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा, मैग्नीट्यूड 2 रखूंगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लूंगा, फिर एन की वैल्यू 3 रखूंगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लूंगा। बात समझ में आ गई? और फिर उस मैग्नीट्यूड को डिस्क्रीट फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कि 1 पे कितनी वैल्यू आई, 2 पे कितनी वैल्यू आई, 3 पे कितनी वैल्यू आई। ये चीज हम कर लेंगे। इसी तरह से हम फेज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इसको एंगुलर फॉर्म में लिखें। अगर हम इसको एंगुलर फॉर्म में लिख लें तो जो एंगल आएगा उसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि भाई 1 पे कितना एंगल आया, 2 पे कितना आया, 3 पे कितना आया, और फिर उसको डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। बट जब मैं अपीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहा हूं जिसका टाइम पीरियड ही इंफिनिटी है, तो वहां तो मैं एन की वैल्यू रखने की मुझे जरूरत ही नहीं है। ये जो मेरा एन ओमेगा है ये अपने आप में ओमेगा बन जाएगा फिर। तो जब जो मेरा स्पेक्ट्रम आएगा वो डिस्क्रीट नहीं आएगा, फिर मेरा वो एनवलप टाइप आएगा, जैसे कर्व बनाते हैं ना, उस कर्व की तरह आएगा। तो वो एरिया आपको शो करना पड़ेगा, वो एरिया आपको दिखाएगा कि जो मेरी फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कैसे आ रही है, ठीक है। तो दोनों में ये बारीक सा डिफरेंस है, जिसको आप समझ लीजिए कि जब हम फोरियर सीरीज से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एन की डिफरेंट वैल्यू रख रहे हैं, तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे हमने सी नॉट निकाल दिया तो सी नॉट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर हमने एक पॉजिटिव वैल्यू पे लेना शुरू कर दिया तो इस तरह से स्पेक्ट्रम आना शुरू हो गया किसी सिग्नल का हमारे पास। निगेटिव वैल्यू ली तो इस तरह से स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है। इस तरह से स्पेक्ट्रम आएगा। इसी तरह से हमारा स्पेक्ट्रम अगर आप फेज के लिए लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू पे आपका जो स्पेक्ट्रम आ रहा है वो इस तरह से आ रहा हो, निगेटिव वैल्यू पे आपका स्पेक्ट्रम इस तरह से आ रहा हो, ठीक। तो लेकिन जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे और सिग्नल आपका अपीरियोडिक है तो आपके पास एन नंबर तो है ही नहीं ना,
आपके पास तो हमने ये मान लिया कि एक इन्फिनिटी टाइम पीरियड का एक ही पीरियड हम लेके चल रहे हैं, उसी में सब कुछ है, यानी कि ये जो एक पीरियड था इसी में सब कुछ आ जाएगा। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप इसका ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो हो सकता है किसी सिग्नल का आपको ऐसे निकालना पड़ रहा हो, या हो सकता है अगर एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए आप इस तरह से बना रहे हो। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा जब फोरियर ट्रांसफॉर्म के हम स्पेक्ट्रम को एनालाइज करेंगे। तो ये जो पूरा होगा ना, ये आपकी पूरी ट्रांसफॉर्म होगी, ये पूरा एरिया जितना भी इसके कर्व के नीचे का, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये ट्रांसफॉर्म, ये स्पेक्ट्रम में आपका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप डिस्क्रीट इंटरवल पे उसको डिफाइन कर पा रहे हो, यहाँ पे आप एक ही इंटरवल में पूरे सिग्नल को डिफाइन करोगे, तो ये इसका स्पेक्ट्रम आएगा। बात समझ में आई थोड़ी सी बेटा? थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं इस यूनिट में, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, ये यूनिट आपको सबसे थोड़ी सी टफ पड़ती है बच्चों को, फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म की, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। क्लियर होगी थोड़ी चीज? यहाँ पे हम एन ओमेगा टी ले रहे थे, लेकिन जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में लोगे तो वहां ये एन ओमेगा अपने आप देखोगे आप कि ये ओमेगा बन जाएगा। एन ओमेगा हम लेंगे ही नहीं, वहां पे ओमेगा ही आ जाएगा सीधे, ये एन वाली टर्म खत्म हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि वो हम एक ही टाइम पीरियड पे ले रहे हैं। आगे बढ़े, अब देखते हैं। अब ये तो बात हुई थ्योरी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वो थ्योरी की बात हुई, उसको अभी एंड करते हैं। अब आप सिग्नल को समझना शुरू करिए। ये हमारे पास पहले सिग्नल है, सपोज एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये पी जो है ये एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो एक्स पी टी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा टी। ये हमारी वेवफॉर्म सिग्नल हमारे पास आया था, एफ टी की फॉर्म में हमने लिखा था। ठीक है, सी एन ये हमारे पास पहले से आ चुके हैं फोरियर सीरीज से, सी एन हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक्स एन जे ओमेगा को डिफाइन कर लेते हैं कि जो इसका जो हमारे पास लाप्लास सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो सपोज होगा एक्स जे एन ओमेगा। ट्रांसफॉर्म देखिए आप फिर से समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्म का काम क्या होता है, टी को, एक सिग्नल को टी की फॉर्म से निकाल के कहाँ ले जाना, जे ओमेगा की फॉर्म में, जे ओमेगा की फॉर्म में अगर आप लेके जा रहे हो। ठीक है, तो ये काम होता है किसी भी ट्रांसफॉर्म का। जब मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं तो मैंने देखिए फोरियर में भी क्या, उसमें लाप्लास में क्या किया था हमने, टी से एस डोमेन में ले गए थे, और एस क्या थी हमारी, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी थी। यहां भी हम जब फोरियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस टी को हम जे ओमेगा में ले जाएंगे। ठीक है, एस इक्वल्स टू, देखिए लाप्लास में हम लेते थे एस, और यहां हम लेंगे एस इक्वल्स टू जे ओमेगा, बस इतना ही फर्क है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस का यूज करते थे, यहाँ पे हम एस की जगह जहां भी यूज होगा आपको जे ओमेगा यूज होगा, इतना डिफरेंस आएगा। तो अब हमने क्या लिया, एक्स जे एन ओमेगा नॉट, एन तो यहाँ पे चली रहा है क्योंकि फोरियर सीरीज में हम एन लेके चल रहे थे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू सी एन। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया कि भाई चलिए ये आ रहा है। ठीक है, अब सी एन की वैल्यू को आपने यहाँ पे रख दिया, तो ये जो 2 पाई अपॉन ओमेगा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी के इक्वल हो जाएगा, टाइम पीरियड होता है। ये चीज क्या होती है, टाइम पीरियड होता है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अगर ये टी से आपने मल्टीप्लाई किया तो सी एन इंटू टी हो जाएगा, तो सी एन की वैल्यू रखेंगे तो इस टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो अपॉन में टी है, तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा केवल इतना। या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं इस सी एन को डिफाइन करूं तो ये सी एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एक्स जे एन ओमेगा नॉट, तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है आपकी, इस इक्वेशन का यूज करके मैं लिख सकता हूँ कि एक्स पी टी इक्वल्स टू, अब ये वाली जो डेफिनेशन है, सी एन की जगह मैंने क्या ले लिया, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा नॉट ये आ गया, अपॉन में 2 पाई जो था वो इधर आ गया। ठीक है, ये रहा, और ये सी एन की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स जे एन ओमेगा नॉट इंटू ई की पावर जे एन ओमेगा टी। ये हमारा एक्सपीटी हमारा आ गया। एक्सपीटी क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, पी मतलब पीरियोडिक। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिग्नल आ गया। अब ये कुछ एजम्पशंस हैं जो आपको लेनी है इसमें, कि अगर एक नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है और इसको हम पीरियोडिक सिग्नल देख रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा तो उस टाइम के लिए हम फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेंस टू हमारी जीरो हो जाएगी। भाई हम क्या कह रहे थे कि पहले हम ओमेगा इक्वल्स टू 1 2 3 ले रहे थे, अब हमारे पास ओमेगा को कुछ लेना ही नहीं है, एक ही ओमेगा रहेगा हमारे पास जो है, फिक्स रहेगा वो। तो हम बार बार ओमेगा को चेंज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी टाइम पीरियड है, तो ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टाइम पीरियड हमारा इन्फिनिटी है, अगर टाइम पीरियड हमने इन्फिनिटी ले लिया
तो जो हमारा एक्स टी क्या है, ये अपीरियोडिक सिग्नल है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, ये अपीरियोडिक सिग्नल भी हमारा पीरियोडिक सिग्नल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एन ओमेगा है, फिर हम एन ओमेगा को कैसे डिनोट करेंगे, ओमेगा से डिनोट करेंगे, और ओमेगा नॉट को हम कैसे करेंगे, डी ओमेगा से डिनोट करेंगे, ठीक है, जो इनिशियल हमारी फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर। ये कुछ चीजें हैं जो कंक्लूजन हमें यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म की, तो एक्स जे ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जहां पे ये आपका एक्स एन जे ओमेगा था, अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स जे ओमेगा लिखेंगे। तो एक्स जे ओमेगा हमारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। यही हमने अभी क्या भी था, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा एक्स जे ओमेगा इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन बन के आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टाइम पीरियड हो जाएगा, एक्स टी हो जाएगा, जो हमारा टाइम पीरियड है चूंकि इन्फिनिटी है, तो हमने इसको क्या ले लिया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी ए की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप इसको कोरिलेट कर पाओगे लाप्लास से। देखो, अगर किसी चीज को समझना है ना तो कोरिलेशन बड़ा जरूरी है। आपको इसे समझना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिप्लेस कर दो आप इसको। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या था, ई की पावर माइनस एस टी था, एफ एस इक्वल्स टू क्या था, एफ इंटीग्रेशन था, ठीक है, और एफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी। अब देखिए एस की जगह क्या रखा है, केवल जे ओमेगा रखा है, फॉर्मूला वही आया। एस की जगह सर पे एक क्या आ बार गया यहाँ पे, पीछे हाँ जो बताओ। 1/t था सर, वो किससे कैंसिल हुआ था, एक बार वो दोबारा से ये बताना। ये वाला बेटा, ये वाला, यस सर। देखो यहाँ पे हमने एक एजम्पशन ले लिया कि एक्स, ये वाली जो वैल्यू है 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू सी एन है। ये जो 2 पाई अपॉन ओमेगा है, देखो टी इक्वल्स ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता था, ओमेगा इक्वल्स टू होता था 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी लेते थे ना, यस सर। है ना। तो यहां से मुझे ये बताओ फिर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा, यस हो गया ठीक है। सर, हो गया। तो यानी कि ये 2 पाई अपॉन ओमेगा टी हो गया। अब आप जब यस। यहाँ पे टी रखा और सी एन की वैल्यू यहाँ रखोगे, तो टी इंटू 1 अपॉन टी, और ये वाली पूरी वैल्यू, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल यस ये सर। बचेगा, ठीक है। ये तो बात हुई बेटा। अब ये देखो, ये जो फाइनल फॉर्मूला है इसको कैसे याद रखोगे, लाप्लास का जो फॉर्मूला है उसमें जहां पे एस आया था, ई की पावर माइनस एस टी, एस की जगह जे ओमेगा रख दो आप, तो केवल ये आपका फोरियर सीरीज के लिए बन जाएगा। तो फोरियर सीरीज और लाप्लास सीरीज में ये डिफरेंस है मेन, कि वहां पे हम एस की टर्म में यूज करते हैं सारे सिग्नल को, यहाँ पे हम जे ओमेगा की टर्म में उसको यूज करते हैं, एस इक्वल्स टू जे ओमेगा रख के चलते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। सिमिलरली जब आप इनवर्स फोरियर लेंगे तो इनवर्स फोरियर का भी ये फॉर्मूला आता है, एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा ई की पावर जे ओमेगा टी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एन नहीं आ रहा है कहीं भी, एन नहीं आएगा क्योंकि ये एक अपीरियोडिक सिग्नल है जिसका पीरियड जो है वो 1 है, तो एन इक्वल्स टू हमेशा 1 लिया जाएगा। बस यही ध्यान रखना है कि क्योंकि आप फोरियर ट्रांसफॉर्म जो ले रहे हैं वो पीरियड के साथ साथ अपीरियोडिक सिग्नल की भी ले रहे हैं। सीरीज में तो हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। यस सर। फॉर्मूले आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना आप घर पे, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन में लगाएंगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं, और इसमें तो कुछ याद करने के लिए है भी नहीं क्योंकि ये वही फॉर्मूला है जो लाप्लास का था, जो फॉर्मूला में लाप्लास के लिए आता। तो एक काम करते हैं, आज हम केवल और केवल फोरियर के प्रॉपर्टीज को और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी आती है लीनियरिटी। लीनियरिटी का सबसे सिंपल फंडा है, दो फंक्शन है ऐड हो रहे हैं, कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो गई कि दोनों फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग रखो, कांस्टेंट को बाहर रखो, फंक्शन को अलग अलग आप क्या करो, फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी हम लेते थे, तो ये इस पे भी एप्लीकेबल है जो आपकी लाप्लास पे थी। देखो इसमें हमने क्या किया कि अगर x1t का x1 ओमेगा है, x2t का x2 ओमेगा है, तो a x1t यानी कि x1t में आपने a की मल्टीप्लाई कर दी, x2t में b की मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a एज इट इज रहेगा, x1t का x1 ओमेगा हो जाएगा, b एज इट इज रहेगा, x2t का x2 ओमेगा हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया, इसका अलग फोरियर निकाल लिया, ठीक है, और इसका अलग निकाल दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी आप लाप्लास में भी पढ़ चुके हो, तो मेरे ख्याल से कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। अब इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे किया, देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ax1t प्लस bx2t, ये इसको डिफाइन कर दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी,
ये फंक्शन हमने रख दिया इनटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब क्या किया, इसकी पावर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। तो देखिए ये हमने किया, और जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले गए। अब ये इधर कर दिया, तो कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये जो पूरा बन रहा है ये आपका x1 ओमेगा है, और ये जो पूरा बन रहा है ये x2 ओमेगा है। तो a x1 ओमेगा प्लस b x2 ओमेगा। सो सिंपल। क्लियर है? सिंपल प्रॉपर्टी है, कोई ज्यादा इसमें दांव पेच है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग। देखिए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बिल्कुल ऐसी है जैसी लाप्लास में थी। अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पे अगर टाइम में शिफ्ट हो रहा है, जैसे एक्स टी का एक्स ओमेगा है और यहाँ टाइम में हमने शिफ्ट कर दिया टी माइनस टी नॉट, तो वहां क्या आ जाता था, एफ एस इंटू ई की पावर माइनस एस टी आता था। ध्यान है कुछ, ई की पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर देते थे लाप्लास में। यस सर। ठीक है, तो ई की पावर माइनस एस टी की जगह केवल यहाँ ई की पावर माइनस जे ओमेगा आ गया, बाकी वही है ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो जहां वहां पे एस था, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी देखिए वही है। तो ट्रांसफॉर्म टेक्निक का तो मतलब ही वो है कि आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में लेके जा रहे हो सिग्नल को, बस। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही आनी है घूम फिर के। अब आप इसको प्रूफ करिए। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि इस टी माइनस टी नॉट को करना शुरू किया। जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमने क्या किया, एफ टी माइनस टी नॉट, जहां टी था वहां टी माइनस टी नॉट कर दिया एक्स की जगह पे, और ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये तो हमारा डिफॉल्ट फंक्शन है तो एज इट इज रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस टी माइनस टी नॉट को टॉ मान ले रहे हैं। इस टी माइनस टी नॉट को हमने क्या मान लिया, टॉ मान लिया। अब जब इसको टॉ मान लिया तो टी इक्वल टू कितना आएगा, टॉ प्लस टी नॉट। जैसे यहाँ टी है, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टॉ प्लस टी नॉट। तो जहां टी था वहां तो हम कर देंगे टॉ प्लस टी नॉट। ठीक है, लिमिट की जब हम बात करेंगे, जब लिमिट टी से इन्फिनिटी चेंज कर रहे हैं तो टॉ पे भी वो माइनस इन्फिनिटी आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये टी को इन्फिनिटी कर रहे हैं तो यहाँ टॉ भी इन्फिनिटी आएगा, तो दोनों में प्लस में भी माइनस में भी इन्फिनिटी रहेगा। जबकि अगर आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी टॉ, ये हो जाएगा डी टी, और चूंकि टी नॉट एक कॉन्स्टेंट है तो इसका हो जाएगा जीरो, तो डी टॉ इक्वल टू हो जाएगा डी टी। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं सारी चीजें देखते हैं, तो वो डी टी की जगह क्या आ जाएगा, देखिए डी टी की जगह आ जाएगा डी टॉ, जहां टी था वहां आ जाएगा टॉ प्लस टी नॉट। ठीक है, और जहां ये टी माइनस टी नॉट था इसकी जगह क्या आ जाएगा, टॉ। ठीक, तो ये फंक्शन आ गया। अब इस लिमिट को ई की पावर जो है इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा टॉ इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट। तो देखिए जे ओमेगा टी नॉट जो फंक्शन है हमारे पास ये कांस्टेंट है, क्योंकि जो टाइम के साथ वेरिएबल है वो वेरिएबल तो टॉ है, टी नॉट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो, तो हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, इसमें कोई भी वेरिएबल हमारा नहीं है। ठीक, और ये जो पूरा फंक्शन बचा अब एक्स टॉ ई की पावर माइनस जे ओमेगा टॉ, ये किसी फंक्शन का ये जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। जो ये जो फंक्शन बचा है ये हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स ओमेगा। तो ये चीज आ जाएगी एक्स ओमेगा, और ई की पावर माइनस जो है ये बाहर रह जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अगर कहीं टाइम में शिफ्ट हो रहा है आपका, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस टाइम शिफ्ट के साथ को ई की पावर माइनस एस टी या फिर ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी की फॉर्म में लिख के उसके साथ में केवल एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, जैसे हमने पहले कई क्वेश्चन किए थे। ठीक है ना, तो ये चीज आ जाती है। ये क्लियर है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी प्रूव की है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए जब आप लाप्लास से कोरिलेट करके चलोगे तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। वहां भी हम इसी तरह से सॉल्व कर रहे थे, यहाँ भी हम इसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक सेकंड रुको बेटा, आज एक्चुअली मैं छुट्टी पे हूँ, घर पे हूँ, तो सब्जी बेचने वाले सब यहीं आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो भी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, यानी कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग हो रही है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि अगर ओमेगा में शिफ्टिंग हो रही है तो हम ओमेगा की जगह अगर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ले रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी में कहीं शिफ्टिंग हो रही है तो जो उसका टाइम डोमेन पे फर्क पड़ेगा वो क्या होगा, ई की पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ भी ये शिफ्टिंग आपने पढ़ रखी है, तो अब आप क्या करो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो,
इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो आप सिंपली। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ने लिया एक्स टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी, तो एफ टी हमने एज इट इज लिख लिया, ये डेफिनेशन थी हमारी पूरी। अब इसको क्या करेंगे, ये चीज अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक सेकंड रुको। ठीक है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। और ये आपकी, अब आप बात करते हैं टाइम शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी स्केलिंग की, कि अगर आपके पास एक्स एटी है, जैसे हमारा कोई फंक्शन आ जाए कि भाई 3t का आपको निकालना है, ठीक है, 4t का निकालना है, ठीक है, या फिर साइन 3t का निकालना है, तो जब ऐसा फंक्शन आता है कि फंक्शन में आपके किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है टाइम डोमेन में टी के साथ में, तो उसके केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि ये 1/मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स ओमेगा अपॉन, यानी कि ए की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, यहाँ पे वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यहाँ मॉड्यूलस आता है। कैसे आता है, दोनों वैल्यू देख लेते हैं। अगर हम ए को मान रहे हैं पॉजिटिव पहले केस में, क्योंकि मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो एक्स ए टी की पावर माइनस ए टी एक्स ए टी की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए टी को टॉ मानना पड़ेगा, तो टॉ इक्वल्स टू ए टी, डी टॉ इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटू डी टी। तो देखिए जब हम डी टी को रिप्लेस करेंगे डी टॉ से, तो क्या लिखेंगे, डी टी इक्वल्स टू डी टॉ अपॉन ए, ठीक है, डी टॉ अपॉन ए। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो वही लिमिट रहेंगी हमारी, चाहे आप चेक कर सकते हो। तो ये लिमिट हमारी वही रहेंगी, ठीक है। और जब हमने डी टॉ को डी टी को डी टॉ में चेंज किया, तो हमने रखा डी टॉ अपॉन ए हमने बाहर रख लिया, ठीक है, और ए टी को हमने रख दिया टॉ, ठीक। और यहाँ जो टी था, टी इक्वल हो जाएगा टॉ अपॉन ए, तो देखिए ये आ गया ओमेगा अपॉन ए। अब जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे तो 1/a तो बाहर है ही, और इसका हम लिख सकते हैं एक्स ओमेगा अपॉन ए, एक्स ओमेगा अपॉन ए, यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ओमेगा अपॉन ए। तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये निगेटिव है, तो x माइनस एटी हो गया, ये माइनस एटी हो जाएगा। तो जब आप इसका टॉ लेंगे तो टॉ इक्वल्स हो जाएगा माइनस एटी, और डी टॉ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ए इंटू डी टी। तो डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी टॉ अपॉन माइनस ए। तो देखिए माइनस 1/a हमने बाहर रख लिया पहले ही, और डी टी को रिप्लेस कर दिया किससे, टॉ से। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओमेगा अपॉन ए कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टी था, टी की जगह कितना रख दिया, टॉ अपॉन माइनस ए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया ए की पावर प्लस एक्स टी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रख दिया माइनस माइनस ओमेगा अपॉन ए डी टॉ। तो देखिए माइनस दोनों तरफ माइनस हमने लिया था, तो ये माइनस माइनस, ये लिमिट हमने चेंज कर दी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा जब आप माइनस साइन लोगे। जब आप माइनस साइन लेंगे तो लिमिट पे थोड़ा साइन फर्क पड़ जाएगा, कि जब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो टो माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक है, तो लिमिट जो हमारी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ लिमिट चेंज होगी माइनस साइन की वजह से। फिर जब आप इस लिमिट को इंटरचेंज करते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस में कैसा है ये समझ लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट भी चेंज कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। अब इसका अगर आप फोरियर लिखते हो तो 1/a एक्स माइनस ओमेगा अपॉन ए, ठीक है। अब इन दोनों केस को अगर आप कंबाइन करोगे तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो कि आप इसका मॉड्यूलस ले रहे हो, क्योंकि प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों के लिए हमारे पास एक ही चीज आएगी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है टाइम रिवर्सल, ये भी कुछ इसी तरह की प्रॉपर्टी है, एटी ही है, बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को -1 ले लिया, ए की वैल्यू को -1 ले लिया, इस वाली प्रॉपर्टी में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ओमेगा। अब अगर ये ऑड है तो ये ऑड और इवन वाला तो वही फंडा है कि अगर ये इवन फंक्शन है, ठीक है, तो x माइनस टी इक्वल्स टू एक्स टी हो जाएगा, तो x माइनस ओमेगा एक्स ओमेगा बन जाएगा। और अगर x माइनस टी है माइनस एक्स बन जाएगा, और ये x माइनस ओमेगा जो है ऑड के लिए ये माइनस एक्स ओमेगा आएगा। ये हमारा इवन और ऑड का वही चीज है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। देखिए डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या थी, अगर आपको लाप्लास में ध्यान हो तो डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी थी कि किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन उसका लाप्लास ले रहे तो उसका आता था s इंटू आई एस, ध्यान है, ये s इंटू एफ एस, ये हम करते थे। ठीक है, यहां भी s की जगह क्या आ रहा है, केवल j ओमेगा, तो j ओमेगा इंटू एक्स ओमेगा, वहां s चलता था, यहाँ ओमेगा चलता है, बस इतना फर्क है। अब आप इसको कर लीजिए, एक्स टी का आपने लिखा एफ इनवर्स ऑफ एक्स ओमेगा, ठीक है, तो इसका कितना जाएगा, ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक, अब इसमें फंक्शन रखते हैं, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो एक बार, डी एक्स टी बाई डी टी 1/2 पाई, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्स ओमेगा तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू जे ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जे ओमेगा, हमारा ये आ गया। ठीक, और इस जे ओमेगा को बाहर ले जाओ तो ये आ गया एक्स ओमेगा। तो यहां से भी वही चीज निकल के आती है जो आपकी फोरियर उसमें सॉरी लाप्लास में आती थी। अगर आप डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये स्क्वायर आ जाएगा, एस स्क्वायर एफ एस। तो जो प्रॉपर्टीज आपकी उसमें आती थी निकल के, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंशिएशन में आती है। ठीक है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है जो हम आज डिस्कस करेंगे, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ये शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी है ना, सारी चीजें मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, ये शायद लाप्लास में हम लोग डिस्कस करना भूल गए थे, चलो मैं इसको दोबारा बता दूंगा रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, कन्वोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आपके पास दो सिग्नल हैं और उसका आप कन्वोल्यूशन करते हो तो दूसरे डोमेन में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये सिग्नल था x1t और ये सिग्नल है x2t, इसका x1 ओमेगा, इसका x2 ओमेगा। अगर आप इसका कन्वोल्यूशन करते हो, कन्वोल्यूशन के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं, स्टार का साइन का यूज करते हैं, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा तो वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब ये जो कन्वोल्यूशन है इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, x1 स्टार x2t, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कन्वोल्यूशन। ये हमारी बाय डेफिनेशन हम इसको डिनोट करते हैं, ये x1 ये वाला नहीं, ये वाला, ये है कन्वोल्यूशन का, x1 टो x2 t माइनस टो। ठीक है, अब इसको हमने डेफिनेशन से लिख दिया तो ये इंटीग्रेशन आ गया। अब ये डबल इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का ऑर्डर को रीअरेंज करते हैं, इस x1 टो को बाहर ले लेते हैं और डी टो को बाहर ले लेते हैं, और ये जो फंक्शन बचेगा ये हमारा आ जाएगा dt का। ठीक है, अब अब ये जो प्रॉपर्टी है, देखिए यहाँ पे टाइम में शिफ्टिंग हो रही है, तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x2 ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, xt का x ओमेगा, तो x2 ओमेगा e की पावर माइनस जे ओमेगा टी, e की पावर माइनस जे ओमेगा टॉ, टॉ था कांस्टेंट तो आ गया e की पावर माइनस जे ओमेगा टॉ। ठीक है, ये पूरे का फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, x1 टो x2 ये आ गया। इसको आप बाहर ले लो क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो चुका, तो इसको हमने बाहर ले गए तो ये बाहर आ गया। अब ये अंदर क्या बचा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 टो e की पावर माइनस जे ओमेगा टो डी टो। ठीक है, ये भी हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है, बट किसका, x1 टो का, यानी कि x1 ओमेगा, तो ये आ जाएगा x1 ओमेगा, तो x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा, ये आ गया आपका। ठीक है, ये कहलाती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, और ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को विद प्रूफ तैयार कर लो। ये प्रॉपर्टी कई बार अकेली पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसमें कन्वोल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो कन्वोल्यूशन का ये मतलब होता है, ये कन्वोल्यूशन है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें, बस अभी क्विज कर लेते हैं। ठीक है, एक क्विज कर लेते हैं और उसके बाद फिर एंड करते हैं क्लास को।